योगी वर्सेस ओवैसी सीधे ग्राउंड से अद्भुत। ओवैसी के गढ़ में योगी की ललकार बेहद दिलचस्प होती जा रही है। हैदराबाद में जहां केसीआर वर्सेस कांग्रेस कहा जा रहा है, वहां समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है। लेकिन ये समीकरण क्या इतने बदले हैं कि बीजेपी दक्कन में नया दरवाजा खोल देगी? ये बड़ा सवाल है। यही सवाल पब्लिक का में आज की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। पेशेवर गुंडा और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर कैसे चलता है। तेलंगाना के जिस हैदराबाद क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी हुकूमत चलती है, वहां आ रहे हैं भगवाधारी की धुन बज चुकी है। वजह बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने हर एक चुनाव में बीजेपी के प्रचार को नई धार दी है, लेकिन अब की बार तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की हवा ऐसी है कि कयास लग रहे हैं कहीं असदुद्दीन ओवैसी की अपनी जमीन ही न दरकने लगे। ये नफरत की राजनीति करते हैं और इसीलिए हर जगह जाते हैं, कहते हैं नाम बदल देंगे, वो एनकाउंटर हमने करवा दिया, हमने ये करवा दिया। आपने कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम करवाया? देश की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, देश में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कमी नहीं हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार है, इस पर कोई बात ही नहीं करते। आप नाम बदल देंगे, ये क्या बात है? तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ के चुनावी पैकेज में विकास का मोदी मॉडल है, माफिया के खिलाफ बुलडोजर मॉडल है और जातियों को जोड़कर भारत को एकजुट रखने वाला हिंदुत्व का मॉडल है। अब की बार तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मडिगा दलित समुदाय के नेता कृष्णा मडिगा को उनके समुदाय के लिए खुद प्रधानमंत्री ने न्याय का वादा किया है। और जब ओबीसी वोटों के नाम पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे को तूल दे चुके हैं, तब तेलंगाना के इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व के वोटों को एक साथ जोड़ने का काम करता दिख रहा है। हिंदुत्व की ब्रांडिंग ऐसी है कि हैदराबाद की सियासत में निजाम का नाम हवा में उड़ता दिख रहा है। भाइयों बहनों, आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। और उनके कारण आज तेलंगाना यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 85% हिंदू हैं, लेकिन तेलंगाना का पावर सेंटर यानी हैदराबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तेलंगाना की कुल आबादी में 12.7% मुस्लिम है, लेकिन राज्य की 43.5% मुस्लिम आबादी अकेले हैदराबाद में रहती है। ये वो समीकरण है जिससे योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद में मुस्लिम पॉलिटिक्स के दम पर वजूद रखने वाली AIMIM को योगी का हिंदुत्व सीधे टक्कर दे सकता है, जबकि बाकी तेलंगाना में योगी का यही हिंदुत्व यूनिफाइंग फैक्टर साबित हो सकता है। हैदराबाद के भीतर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले अकेले नेता टी राजा सिंह हैं। हैदराबाद में गौशा महल सीट के उम्मीदवार टी राजा सिंह ने पिछली बार ये सीट जीती थी, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ का आक्रामक चुनाव प्रचार न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे हैदराबाद में हिंदुत्व पर उम्मीद जगा रहा है। योगी जब भी मंच पर पहुंचते हैं तो उन्हें सुनने के लिए भीड़ सिर्फ एकत्रित नहीं होती है,
बल्कि उन्हें सुनने की एक उत्सुकता भी रहती है। योगी आदित्यनाथ का यही फैक्टर है जो कि न सिर्फ यूपी में बल्कि बाहरी राज्यों में भी लोग काफी पसंद करते हैं। और खासतौर पर जिस तरह से उनका जो एक्शन है जो यूपी में लिया जाता है और जिस नाम से अब वो काफी फेमस दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर राजा के नाम से, वही छाप जो है उन्होंने हर राज्य में छोड़ी है। और इसी का ये क्रेज तेलंगाना में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और उनके तमाम सभाओं में जो उत्साह है लोगों का वो भी देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ कल। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो हर चुनाव में मुझे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कल की जो संख्या थी, यानी सिर्फ रामनवमी के शुभ अवसर पर ही एक साल में एक बार उतनी संख्या देखने को मिलती थी, लेकिन कल जिस प्रकार से जो संख्या, जो राम भक्तों का जो हुजूम देखने को मिला है, लोग कह रहे कि दूसरी रामनवमी शोभा यात्रा हमने देख ली है। तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग को बीजेपी ने कैसी अहमियत दी है, इसे उनके चुनावी कार्यक्रमों से समझा जा सकता है। 25 और 26 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इन चुनावी कार्यक्रमों में 4% मुस्लिम आरक्षण के संवेदनशील मसले पर बीजेपी के स्टैंड को योगी आदित्यनाथ ने बहुत जोरदार तरीके से उठाया। कोई सरकार किस हद तक जा सकती है यह हमने यहाँ देखा है जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आ पाएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, लेकिन योगी के पास उत्तर प्रदेश का वो पावरफुल जनादेश भी है जो बिरले नेताओं को मिलता है। 2017 से उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस में जो कमाया है, उसका बही खाता योगी ने तेलंगाना में बड़े चाव से रखा, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक अब इसकी धमक पूरे देश में है। जो हाल आज तेलंगाना का है, भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। वैसे एक ओर योगी आदित्यनाथ जब तेलंगाना में यूपी का दम भर रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चुनौती भी मिली। यूपी के लोग आपके कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी वाला पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से कोई पेट भरे वाला। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। अब भला बिहार में यूपी वालों को नौकरी देने को लेकर तेजस्वी यादव का ऐसा कौन सा उत्साह है कि वो योगी आदित्यनाथ पर ऐसा बयान दे बैठे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब अप्रैल 2021 में तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तब उन्होंने ही कहा था कि बिहार में हर दूसरे घर से पलायन होता है। क्या बिहार सरकार ने हाल ही में जो सरकारी भर्तियां की हैं, उससे बिहार में पलायन की स्थिति में इतना बड़ा अंतर आ गया होगा कि नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के प्रवासी बिहारी वापस बिहार लौट आए हों? खैर, गवर्नेंस पर योगी आदित्यनाथ को तेजस्वी यादव की इस चुनौती के उलट तेलंगाना के चुनाव में योगी की लड़ाई बीजेपी को हाशिए की पार्टी से उठाकर मेन स्ट्रीम की पार्टी बनाने की है। हम तो योगी जी को लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं। बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे भी बीजेपी सरकार आए। योगी जी वहाँ के हिसाब से सोचते हैं और अपने को यहाँ के हिसाब से सोचना है। ऑब्वियसली ओवैसी जी का चलेगा, बट चलेगा आज नहीं कल योगी जी का भी चलेगा। वो बोलते हैं हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे, जो कभी होने वाला नहीं है। उनका ख्वाब है ऐसा, जो ख्वाब कभी सच होने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में बीजेपी का जोर लगा दिया है।
जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में केसीआर और कांग्रेस को अपने कैंपेन से घेरने की कोई कसर बाकी ना रख रहे हों, जब तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी हो, तब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के तीसरे ऐसे प्रचारक हैं जिनके नाम से तेलंगाना की हवा बदल सकती है। आज तेलंगाना राज्य के निवासी अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने आज पूरे तेलंगाना को खोखला बना दिया है। पिंकी राजपुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आज गुरु नानक जी की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में अमीर पेट गुरुद्वारे पहुंचे हैं। यहां पर गुरुद्वारे से आ रही तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने मत्था टेका। पीएम मोदी अभी तेलंगाना चुनाव प्रचार में हैं। इस दौरान कुछ देर पहले उन्होंने हैदराबाद में एक भव्य रोड शो किया और इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद के इस अमीर पेट गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के मौके पर पहुंचे हैं। असल में हर बार एक टाइम लगा कि इसके बियॉन्ड तो कम से कम ये ऑपरेशन नहीं खींचेगा, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 41 जिंदगी मिलेगी दोबारा। फाइनल डेडलाइन है क्या सामने? जैसे जैसे समय बीत रहा है, धैर्य जवाब दे रहा है। जरा सोचिए, एक अंधेरी सुरंग में 41 जिंदगियां 16 दिन से क्या बातें करते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे समय बीतता होगा, कैसे जी रहे होंगे। आज उत्तरकाशी में पीएमओ खुद पहुंचा। टनल के भीतर करीब 400 घंटों से फंसे लोगों से बातचीत की और उन लोगों ने क्या बताया, पीएमओ ने क्या कहा और कब तक निकाल लेंगे इन लोगों को, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच एक चमत्कार आज फिर हुआ। लोग महादेव महादेव करने लगे। सवाल यह भी है कि ऐसा क्या हुआ। 3 रिपोर्टर्स की डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट, सवाल पब्लिक का में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। ड्रिलिंग मशीनें, वैज्ञानिक, आर्मी टेक्नोलॉजी, कटर्स, मैप, ब्लूप्रिंट, क्या क्या इस्तेमाल नहीं हुआ। और आधा महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी अब तक 41 जिंदगियां काली अंधेरी सुरंग में फंसी हैं, सकरी टनल में फंसी हैं। जरा सोचिए, हम आप घर में 2 घंटे बिजली कटी रह जाए और रोशनी ना हो तो कैसे बेचैन हो जाते हैं। और यहां करीब 400 घंटों से घुप अंधेरा है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, कुछ पता नहीं। मानो समय थमसा गया है। समय काटने के लिए फोन और लूडो का सहारा है। ताश की पत्तियां भेजी गई हैं। सुरंग के अंदर फंसे लोगों को पता है कि उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश हो रही है। उनकी आवाज सुनी जा रही है। पर जब एक खबर जाती है कि मशीन टूट गई, बीच में विशालकाय पहाड़ आ गया, तो कलेजा धक से रह जाता है। बाहर उनके परिजनों के सामने ऑप्शन नहीं। एक नई तारीख तक वो सुरंग तक अपनी टकटकी को आगे बढ़ा देते हैं। हमें पूछे, उसके बारे में पूछे अंदर में कैसे है, खाना पीना मिला है कि नहीं, तो बोला हाँ खाना में रात में रोटी मिला था। हाँ। और आज सुबह हम खिचड़ी खाए हैं। अगर निकल जाते हैं मेरा देवर, हाँ। तो घर में भी सब खुशी मनाएंगे, बच्चे लोग भी सब खुश हो जाएंगे, मम्मी पापा तो मतलब हद से ज्यादा खुश हो जाएंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी टनल में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की इन 4 तस्वीरों को देखिए। प्लान ए और प्लान बी के फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। करीब 90 मीटर ड्रिल किया जाना है, जिसमें 36 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। दूसरी तरफ आर्मी की मदद से टनल में मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया। आज ही पूरे ऑपरेशन का अपडेट लेने पीएमओ के बड़े बड़े अधिकारी देश के सबसे बड़े अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। इन्हें देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं और ये देश के होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। टनल में फंसे मजदूरों के हेल्थ असेसमेंट के लिए रोबोटिक्स विशेषज्ञ मिलिंद राज भी
घटनास्थल पर मौजूद हैं। मतलब पीएमओ खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का ब्यौरा ले रहे हैं। जो भी संभव है वो किया जा रहा है। जितनी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब कुछ लगाया जा रहा है। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार से लेकर पूरा का पूरा दिल्ली दरबार लगा हुआ है। पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। 12 नवंबर से अब तक 16 दिन में पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 4 बार फोन पर बात की है। इसके अलावा उनकी पूरी टीम राहत और बचाव कार्य की जानकारी पीएम तक पहुंचा रही है। 13 नवंबर को सीएम धामी को पीएम का पहला फोन कॉल गया। 17 नवंबर को पीएम लगातार राहत और बचाव कार्य का अपडेट लेते रहे। 21 नवंबर को सीएम धामी को पीएम का दूसरा फोन कॉल गया। 24 नवंबर सीएम धामी को पीएम का तीसरा फोन कॉल गया और 25 नवंबर सीएम धामी को पीएम का चौथा फोन कॉल गया। पीएमओ की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला आज ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। पीके मिश्रा ने मजदूरों से, उनके परिजनों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया, विश्वास दिलाया कि उन्हें इस विपदा से बाहर निकालने के लिए सभी जी जान से लगे हैं। हेलो, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं। यानी भले ही पीएम खुद सिलक्यारा में मौजूद ना हो, लेकिन उनके दो सबसे भरोसेमंद अधिकारी ने पूरी चेकलिस्ट तैयार कर रखी है। निरीक्षण और मुआयना दोनों प्रॉपर हो रहे हैं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा पीएमओ के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वो पीएम मोदी के प्रमुख सलाहकार भी हैं। जरूरत के हर मसले पर वो पीएम को सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए मंत्रालयों और विभागों के मामलों की देखरेख करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह के चीफ एडवाइजर हैं। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों और नीतियों की देखरेख करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो यहां पर आज आए और आज उन्हें इस टनल के अंदर ले जाकर वास्तु स्थिति क्या है, क्या चुनौतियां रही हैं, वो उन्हें दिखाया गया है। सेंटर, स्टेट, आर्मी, हर एजेंसी किसी भी हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लगी है, पर यह रास्ता बहुत मुश्किल है। हर बीतते दिन के साथ एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। 12 नवंबर को हुए लैंडस्लाइड के बाद 13 नवंबर को भी घटनास्थल पर मलबा गिरता रहा, जिससे रेस्क्यू के काम में देरी हुई। 14 नवंबर को 800-900 मिलीमीटर के स्टील पाइप लाए गए जो कि मलबे को अंदर धकेल सके, पर वो भी फेल हुए। 14 तारीख को ही बर्मा मशीन के जरिए ड्रिलिंग की कोशिश हुई जो नाकाम साबित हुई। 15 तारीख को अमेरिकी ऑगर मशीन मंगाई गई जिससे ड्रिलिंग करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 25 नवंबर को इसके ब्लेड्स टूट गए। 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई जिससे अब तक 36 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। कुल 87 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है। मजदूरों तक पहुंचने का एक तीसरा प्लान है जिसे अंजाम दिया जा रहा है। प्लान यह कि सिलक्यारा टनल की पहाड़ी की चोटी से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए एक अस्थायी सड़क और प्लेटफॉर्म पहले ही बना लिया गया था। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 87 मीटर तक ड्रिलिंग की जानी है।
जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का लगभग दोगुना है। बचाव कर्मियों का कहना है कि इस रफ्तार से ड्रिलिंग करते हुए वो 100 घंटे में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। अब बिलाल आपको दिखाएंगे यहाँ पर इस ट्रक की तस्वीर जिसमें इक्विपमेंट्स जो है वो लोड हो रखी हैं। अभिषेक भी मेरे साथ है। अभिषेक, ये इतनी लंबी चौड़ी हैवी मशीनरी का एक हिस्सा है जो वहाँ पर पहुंच रहा है क्या? देखिए, ये ड्रिल बिट है और वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो रही है उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाली बिट है। ये 45 मीटर से नीचे जो ड्रिल करने वाली मशीन है ये वो है, जैसे बताया गया था आज प्रेस वार्ता में भी, जो ड्रिल बिट थी वो 45 मीटर तक कर सकती थी, ये 45 मीटर से ज्यादा करेगी। ये वो ड्रिल बिट है, लेकिन अभी आपने देखा ये एक्सीडेंट हो गया था। अभी एक्सीडेंट करके क्रेन ने इस ट्रक के टायर मुड़ गए थे, जो अभी हमने रिकॉर्ड भी किया है और उसके बाद इसे ये ठीक किया गया। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में कई सारी अड़चनें और बाधाएं आने की गुंजाइश है। पहली दिक्कत है ड्रिलिंग के दौरान ग्राउंड वाटर का मिलना, जो कि ड्रिलिंग में परेशानी खड़ी करेगा। दूसरी दिक्कत है तूफान और बर्फबारी, और तीसरी दिक्कत बारिश के आसार। ये जो बड़े बड़े ड्रिल्स देख रहे हैं आप मेरे चारों ओर, दोनों तरफ ये ड्रिल्स हैं। यही ड्रिल्स अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो मलबा है उसे ऊपर निकालेंगे और होल करके नीचे पहुंचने का प्रयास करेंगे। यही इनका प्लान है और आने वाले समय में जो सबसे आसान तरीका और सबसे सुलभ तरीका नजर आता है, जैसा कि सभी लोग कह चुके हैं कि जो सबसे आसान तरीका है वो टनल का है, और टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के बाद ही कुछ काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो प्लान बी बनाया गया है उसमें सेना अहम भूमिका में है। इस प्लान के तहत सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग यानी कि हाथों से ड्रिलिंग की जाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग में भारतीय सेना के जाबाज और दूसरी एजेंसियों के लोग हाथों से मलबा हटाएंगे। हथौड़े और छेनी से टनल के भीतर मलबे को हटाया जाएगा। ऐसे में मुसीबत में आवाज लगाई गई है सेना से जुड़े मद्रास सेपर्स को, जो इस काम में माहिर हैं। जिस तरह से चूहा बिल खोदकर उससे मिट्टी बाहर निकालता है, ठीक उसी तरीके से टनल को खोदने के बाद मिट्टी निकाली जाएगी और फिर ऑगर के ही प्लेटफॉर्म से पाइप को आगे धकेला जाएगा। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं। आज यही उम्मीद सिलक्यारा टनल के मुहाने पर दिखाई दी, जब पानी के रिसाव ने ऐसी आकृति उकेरी जिसे वहां मौजूद लोग भगवान भोलेनाथ की आकृति बताने लगे। लोगों ने कहा कि भक्तों को बचाने के लिए खुद भगवान भोलेनाथ आए हैं। आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। ऑपरेशन इतना लंबा खींच रहा है, तो अब उम्मीदें, चूंकि इस आकृति को लेकर बातें भगवान शिव की आकृति बताई जा रही है, तो भगवान शिव पर उम्मीद है कि अब भगवान शिव ही बेड़ा पार करेंगे। प्रकृति संपदा से परिपूरित हरी भरी चट्टानों से, तरु गुलमों से आच्छादित है, अवस्थित मस्तानों से, जिसके रग रग बसे हुए है अडर ज्ञानी शिव अविनाशी। अपना प्यारा देश है भारत, जहां बसा है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी की धरती है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है, और यहाँ कण कण में लोग शंकर को मानते हैं। कंकर कंकर में शंकर की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ शिव की आकृति उभर कर आई है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यह हादसा बाबा बौखनाग के प्रकोप की वजह से हुआ। बाबा बौखनाग को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है। उत्तरकाशी के राड़ी टॉप इलाके में बाबा बौखनाग देवता का मंदिर है। बाबा बौखनाग को स्थानीय लोग इष्ट देवता भी मानते हैं। बाबा बौखनाग देवता को लेकर ग्रामीणों में काफी मान्यता है। भगवान को मनाने और सभी लोगों की सकुशल वापसी के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। आस्था के जरिए उम्मीद बनाई और बांधी जा रही है, वहीं रेस्क्यू में एक एक, क्योंकि सवाल 41 जिंदगियों का है। कोई भी गलती बड़े हादसे का रूप ले सकती है। जो टनल के बाहर हैं वो परेशान हैं कि अंदर फंसे लोगों को कितनी जल्दी बाहर लाया जाए, और जिनके करीबी टनल के अंदर हैं उनकी तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं। भूख प्यास तो अंदर मिट रही है, पर दिल भी घबरा रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, कितना समय और लगेगा, आखिर हम सब बाहर कब निकलेंगे। उत्तरकाशी से राकेश पांडे, बरखा शर्मा, अभिषेक सिन्हा और दिल्ली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सुबह से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। शेषनाग के सामने नरेंद्र मोदी। शाम होते होते कुछ और तस्वीर आ गई। बोलने वालों को समझ में आया कि शायद गलती हो गई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? यत्र तत्र सर्वत्र मोदी से इंडी खेमे में बेचैनी क्यों? सवाल पब्लिक का में आज की चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी।
भगवान वेंकटेश के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर आशीर्वाद की अमृत वर्षा। ललाट पर त्रिपुंड, कंधे पर भगवा और हरे रंग की शॉल और शरीर पर तिरंगे के किनारे वाली सफेद धोती। सनातन के आगे सिर झुकाते मोदी की ये वो हिंदुत्व हुंकार है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है। भगवान वेंकटेश के दरबार से जनता दरबार तक प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना तक सीधा संदेश पहुंचा दिया। ये संदेश है सनातन मूल्यों की शक्ति पूजा का। जब पूरे तेलंगाना में तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर है, उसी दौर में पीएम मोदी के तिरुपति मंदिर में पूजा से लेकर महबूब नगर और करीम नगर से हैदराबाद तक तूफानी प्रचार करने से विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। जिस दौर में देश की पूरी राजनीति मोदी बनाम अन्य की कसौटी पर कसी जा रही हो, उसी समय में पीएम मोदी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर बना इंडी गठबंधन का कुनबा एक ही कतार में खड़े होने की जद्दोजहद में जुटा है, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम विरोधियों को अकेले निपटने की खुली चुनौती दे रहे हैं। जो लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर अपनी सक्रियता को इन दिनों कई गुना बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी की तेजस में उड़ान भरने वाली तस्वीरें देखी होंगी। मोदी ने इसके जरिए दुनिया भर को आकाश को छूने का नया संदेश दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा करता है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरना भारत को एविएशन सेक्टर में बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का ऐलान है। देश में सुरक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि अपने सैनिकों के अंदर जोश भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस मोर्चे पर भी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने तेलंगाना में 2 चुनावी सभाएं और 1 रोड शो कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को कई गुना ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अब तक के प्रचार के आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी ने 2 नवंबर से 27 नवंबर तक कुल 25 दिनों के भीतर 40 चुनावी सभाएं और 4 रोड शो किए हैं, यानी कुल 44 जगहों पर सीधे जनता के बीच पहुंचे। हर सभा का मकसद कम से कम 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने को माना जाए तो अकेले पीएम मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की 160 से ज्यादा विधानसभा सीटों तक अपनी बात जनता के बीच सीधे सीधे पहुंचा दी है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी तो अहर्निश राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। आप 25 दिन की बात कर रहे हैं, अच्छा पिछले 22 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कितनी छुट्टी ली है बताइए, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। तो हम इस बात की चिंता नहीं करते कि विपक्षी नेता क्या सोच रहे हैं। विपक्षी नेता सोचते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री एक ही बात सोचते हैं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कार्यकर्ताओं को जोशीली खुराक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मिशन कितना आक्रामक हो चला है,
इसका अंदाजा विरोधियों के बीच मची खलबली से ही लगाया जा सकता है। जो कांग्रेस अब तक ये दावा कर रही थी कि तेलंगाना में बीआरएस की जगह अब कांग्रेस का आना तय है, उसी के नेता राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। आपको पीएम मोदी के उन तूफानी फॉर्मूले के बारे में भी बताएंगे जो विरोधी दलों की नींद उड़ा चुका है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के चुनावी विसात को समझ लें। पांच साल पहले 2018 में जब विधानसभा के चुनाव यहां हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही फतह हासिल की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का ताजा अंदाज ये बताने को काफी है कि ये जंग सिर्फ विधानसभा में अपनी पार्टी की तादाद बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि तेलंगाना के सियासी टीले पर पूरी तरह भगवा लहराने की है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पोलिंग बूथ में वोटर्स हैं, उनको आप अभी से इस बात की तरगीब दीजिए कि वो 30 तारीख के दिन निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करें। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद जरूरी है हमारे लिए। हैदराबादी भाईजान के इस बौखलाहट को बीजेपी कोई भाव देने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में तमाम विरोधी नेताओं को खुली चुनौती दे डाली है। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ ये बताने को काफी है कि बीजेपी का मिशन तेलंगाना में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों का सैलाब दिखा चुके हैं। ओवैसी और केसीआर के नाम बीजेपी दोहरा चैलेंज दे चुकी है। पार्टी कांग्रेस को भी खुलकर ललकार रही है। अब पीएम मोदी ने आर पार का अंदाज दिखाकर ये साफ कर दिया है कि लड़ाई भले ही तेज की हो, लेकिन इसका 24 के महाभारत पर भी दिखेगा असर, क्योंकि इसी तेलंगाना से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की थी। एक बार फिर पार्टी बड़ी छलांग लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार की सभा करेगा, कोई भी रैली करेगा, तो वो तो भारी पड़ना ही पड़ना है। किसको कितना मत आएगा नहीं मत आएगा यह अलग बात है, लेकिन आज यह सर्वमान्य सत्य है, या यह भी कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का कोई एक सर्वमान्य सत्य है, तो वह यह है कि नरेंद्र मोदी की सुनने की चाहत, उनके लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ या टीवी चैनलों पर उनको सुनने वाले लोगों की संख्या दुनिया में किसी भी नेता से ज्यादा है। तो जाहिर है उसका असर पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 4 लोकसभा सीटें जीती थी। ये 2014 के मुकाबले 3 सीट ज्यादा थी। यही नहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 10.95% बढ़ गया था। अगर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करती है तो लोकसभा चुनाव की राह और भी आसान हो जाएगी। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि विरोधी उन्हें जितना निशाना बनाएंगे उनकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। पांच राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस की तमाम कोशिशें पीएम मोदी के खिलाफ वोटरों को एकजुट करने की है, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने जनता के दरवाजे पर सीधी दस्तक दे डाली। अब देखिए उन्होंने किस राज्य में कितनी चुनावी सभाएं और रोड शो किए हैं। मध्य प्रदेश में 14, छत्तीसगढ़ में 4, राजस्थान में 17, तेलंगाना में 9, यानी कुल 44।
तूफानी प्रचार के ये आंकड़े इस बात का इशारा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह तमाम राज्यों की दूरियां एक एक कर नाप रहे हैं और सीधे जनता के बीच पहुंचकर विरोधियों की रणनीति को नाकाम बनाने में जुट गए हैं।